महाराष्ट्र की ज्येष्ठ ट्राइबल साहित्यिका उषा किरण आत्राम ताराम लिखित कलम की तलवारें, अहेर, गोंडवाना की महान वीरांगनाएं 3 पुस्तकों का विमोचन दिनांक 29 मार्च 2024 को बाबूराव धनवटे सभागार शंकर नगर नागपुर महाराष्ट्र में डॉक्टर नीलकांत कुलसंगे इनके पावन हस्ते विमोचन हुआ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर देवराज सर, लेखक समीक्षक नई दिल्ली। विशेष अतिथि डॉक्टर शोभा एल्मो, लेखक कवि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। डॉक्टर जनार्दन गोंड इलाहाबाद। डॉक्टर मिलिंद पाटिल, प्राचार्य सुमित्रा टीका, प्राध्यापक मधुकर उइके उपस्थित थे। लाइट नहीं था, पानी नहीं था, आटा पीसने की जैसी चक्की नहीं थी। ऐसी स्थिति में बाम्बू के ट्रक पर बैठकर मैं पहली बार एटापल्ली में 3 दिन के बाद पहुंची 1977 में। और वहाँ का जब समाज जीवन देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि अपने एरिया में अपन रहते पूरे कपड़े पहनकर, अच्छे मकान, अच्छे लोग, जिनका रंग रूप भी अलग सा, वो देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। और मैं देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमें लिखना चाहिए। ऐसा बचपन में लिखने की मुझे प्रेरणा तो मिली थी, क्योंकि मेरे पिताजी 3-4 क्लास पढ़े थे, लेकिन संगीतकार थे, पढ़ने की बहुत इच्छा थी। और एक उनमें समाज सेवा करने का लगन था। वो महात्मा फुले का जो है उसके ऊपर वो नाट्य बिठाते थे और समाज प्रबोधन भी करते थे, नाटक संगीत में उसकी रुचि थी। तो वो बोलते थे कि अपने समाज के लिए तू भी कुछ लिखना। तो मैं देखा जहाँ कपड़े नहीं थे, लोग भूखे, ऐसी स्थिति देखकर मुझे मेरी कलम पहली बार शब्दबद्ध होने लगी और मैं कविता लिखने लगी। ऐसा देखा जाए तो 21-22 का मेरा उम्र था, लेकिन मैं प्यार की कविता कभी नहीं लिखी, फूल पान की कविता नहीं लिखी। तो पलाश की लाल अंगार होकर मेरी कविता मेरी लेखनी से लिखने लगी। और मैं जब अन्य समाज से महिला के ऊपर, आदिवासी महिला, दलित महिला, श्रमिक महिला के ऊपर जो अत्याचार होता था, सभ्य समाज उनके तरफ देखते वक्त जिस नजरिया से देखते थे, वो देखकर मैं बोली कि नहीं, तो ऐसा श्रृंगार कर कि पलाश की लाल लाल अंगार हो। बाजार के रास्ते से जाओगी तो सभी सभ्य समाज तेरे ऊपर, समाज के बाबू लोगों की नजर तेरे ऊपर लगेगी, इसलिए तो रात रानी मत बन, होना हो तो पलाश की लाल लाल अंगार हो। लाल लाल पलाश की अंगार, वही तेरा श्रृंगार, वही तेरा श्रृंगार। ऐसी मैं कविता लिखने लगी। और ये लिखते लिखते बहुत सारी कविता, मैं वहाँ का जो जीवन था, आंखों के सामने जो घटना थी, उसके ऊपर मैंने लिखना शुरू किया। मैं ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी थी उस वक्त, लेकिन ऐसा साहित्य कविता लिखा। बाद में लिखते लिखते मैं कहानी भी लिखने लगी। जैसा आज की किताब का मेरा दूसरा किताब है, 10-12 मेरी किताबें हैं। और ये जो लेखनी की तलवार है, उसका जो अनुवाद हो गया तो उसके बारे में बाकी लोग बोलेंगे। और दूसरा किताब है मेरा अहेर नाम का जो कथा संग्रह, पहला कथा संग्रह। उसमें भी जो वहाँ की घटना है वो कथा संग्रह है, वहाँ की जो सच्चाई घटना है उसके ऊपर लिखा था मैंने। और उसमें से बाजा कहानी जो है पूना विद्यापीठ में है, मुंबई विद्यापीठ में है, और नांदेड़ विद्यापीठ में है, गोंडवाना में है, पाठ्यक्रम में है। उसका अनुवाद भी बंगाली भाषा में हो गया, इंग्लिश भाषा में हो गया, हिंदी में हो गया। और उसके भी जो कहानियाँ हैं वो सच्ची घटना पर है। आदिवासी का दर्द है, आदिवासी का जल जमीन जंगल, आदिवासी की भाषा संस्कृति, और आज की वर्तमान स्थिति, उनका कैसे साहूकार शोषण करते, जमींदार शोषण करते, पुलिस विभाग शोषण करते, प्रस्थापित वर्ग शोषण करते, राजनीतिक वाले लोग शोषण करते, आदिवासी को एक मत का गट्ठा समझते, एक सब्जी जैसी बेचते हैं, वैसा अलग अलग टुकड़े करके वैसा उसका उपयोग करते हैं। तो ये सभी घटना मेरी कहानियाँ में, मेरे 2-3 कहानी संग्रह है, उसमें भी यही बात आएगी, आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। उसका भी आज यहाँ विमोचन है। और तीसरा मेरा किताब है वो है महान वीरांगना। ये महान गोंडवाना की महान वीरांगना, ये भी 2006 में मैंने छपा था। इस किताब के लिए मुझे काफ़ी भारत भर घूमना पड़ा। उसके लिए मेरे जो मिस्टर थे, मिस्टर सुरेश ताराम, उन्होंने मुझे
लिखने के लिए बहुत प्रोत्साहन किया, क्योंकि वो हिंदी में थे, मराठी वाली थी, लेकिन वो एक संपादक थे, विद्वान आदमी था। तो वो बोले तू कैसा भी, जैसे भी हिंदी आती है तू लिखना। और उनके कारण मैं फिर लिखने के लिए, तो वो बोले कि हमारा सच्चा इतिहास लिखा नहीं गया, जो नहीं लिखा गया उसके ऊपर हम लिखेंगे और हमारा वो सच्चा इतिहास रहेगा। इसलिए तो ऐतिहासिक जो घटना है, जो महान वीरांगना हो गई गोंडवाना में, कितनी सारी महान वीरांगना हो गई, लेकिन इनके ऊपर किसी ने नहीं लिखा। जिन्होंने कुछ किया नहीं उनको बोलते कि क्या खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली थी। लेकिन हमारी दुर्गावती 15 युद्ध किए उन्होंने, 16 साल। रानी हीराई चंद्रपुर की, उसने 15 साल राज्य किया, 13 युद्ध जीते। और उनके जैसी आदिवासी और मूल निवासी समाज में गड़ा कटंगा की रत्नावली, विश्व सुंदरी कमलावती भोपाल, राजकुमारी हसला लांजीगढ़ की, रानी हीरातानी बल्लाशाह, रानी देवपुर देवगढ़, रानी तिलका लांजीगढ़, रानी जयबेली भोपालगढ़, रया सिंदोला की कमाल हीरो, महारानी दुर्गावती, चांदागढ़ की रानी हीराई, रानी फूलकुंवर, मर्दानगी झरकारी, उत्कल की रानी सौरा, सिंधी राय रोहतासगढ़ और राजकुमारी चमेली। ऐसे 15 महिला का जो मैंने अभ्यास किया, उसके लिए 10 साल तक मैं अपनी नौकरी भी संभालती गई। और इनका इतिहास ढूंढ के मैंने एक किताब 2006 में लिखा था। और एक आज इन तीनों पुस्तकों का यहाँ पर प्रकाशन होने जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारी समाज के द्वारा लिखी गई यह पुस्तकें समाज के प्रति इसे पढ़ें और हमारे समाज के और प्रत्येक अंग तक इसको ले जाएं, बताएं। ऐसा सभी से मैं यहाँ से आज इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के द्वारा निवेदन करता हूँ। रानी दुर्गावती का इतिहास हमने देखा। मुगल राजा अकबर कभी उनके ऊपर विजय की, कैसी ये वीरांगना है, कैसी ये देवी है, स्वयं शक्ति स्वरूपा तो नहीं कि मैं इसे युद्ध करता हूं। साहित्यकार चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, किस तरह अपने समय के अनुकूल, मैम ने जिस प्रकार अपने समय के अनुकूल, हम इसके पहले मैम ने बताया कि उन्होंने जीवन में उन्होंने कितना संघर्ष किया। तो कोई भी साहित्यकार समय के अनुकूल कितनी निर्ममता के साथ, कितनी निर्भयता को झेलते हुए अपनी अस्मिता और अपने अधिकार के लिए कलम के माध्यम से साहित्य की दुनिया में एक नई गति या दिशा उन्होंने अपने कलम के माध्यम से दी है समाज में, अपने कलम के माध्यम से, जिसे हम अमान्य या अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो उषा ताई जी ने भी अपने कलम के माध्यम से समाज को, इस कविता की जो शीर्षक है कलम की तलवारें, तो यहाँ पर जो कलम के माध्यम से उन्होंने समाज में एक नई दिशा, एक नई गति प्रदान करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि उनमें वो सार्थक है और इसीलिए आज हम उनकी जितनी भी कृतियाँ हैं, जितनी भी संस्करण में निकल रहे हैं, पाठ्यक्रम में पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि सभी की साहित्य, सभी की रचनाएं हम देखते हैं कि सफलता नहीं मिली है, लेकिन उनकी जो एक जीवन का जो एक लक्ष्य है, जीवन का जो एक दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को एक खांटी जो एक लक्ष्य है जिसमें किसी प्रकार की कोई कृत्रिमता नहीं है, उस चीज को लेकर उन्होंने अपने साहित्य साधना को लेकर वो आगे बढ़ रही है, अपने कलम के माध्यम से वो आगे बढ़ रही है। यही सबसे बड़े साहित्य का धर्म है। और मैं और एक साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से मन की कुंठाओं को, आज हम जितनी भी रचनाएं पढ़ते हैं हम देखते हैं कि लोग अपने भावना को जिसमें अपने व्यक्त करने में जो उनकी आक्रोश है, उनमें जो एक चेतना है, लोगों में चेतना जगाने की, तो वो चेतना, उसमें कोई काल्पनिकता नहीं है। अभी जैसे सर ने कहा है, कुलसर्गे सर ने कहा है कि उनमें जो प्योरिटी है, एक प्योरिटी, आध्यात्मिकता में भी अगर प्योरिटी ना हो तो वो हम देखते हैं कि ईश्वर भी उसको मान्य नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं कि
उषाताई की जो साहित्य के प्रति एक जो साधना है, जो प्यूरिटी है, एक शुद्धता है, हाँ, ये भी उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। उनकी जो प्यूरिटी है, जो शुद्धता है, ये शुद्धता सभी में नहीं होती है। आज की जो साहित्यकार है, हम देखते हैं तो उसमें होड़ लगी हुई है कि मेरी कितनी किताबें छपेगी, मुझे पुरस्कार मिलेगा। तो ये जो भावना है, इस हम देखते हैं उसमें इस शुद्धता, इस पवित्रता, इस लगन, इस एक लक्ष्य, एक समाज के प्रति एक चेतना जगाने की जो लक्ष्य है, वो कमी दिखाई देती है। तो इसीलिए तो आज सभी उषाताई नहीं हो सकते हैं, है ना? सभी उषाताई नहीं हो सकते हैं, और उषाताई एक ही है क्योंकि उनका जो मकसद है, उनमें जो एक पवित्रता है, उनमें जो एक सिद्धता है, उनमें जो एक हम सोचते हैं यही एक आध्यात्मिकता है। जो तो ये हम जब हिंदी साहित्य में देखते हैं ना, जैसे मीराबाई, सभी मीराबाई नहीं हो सकते क्योंकि उनमें एक प्यूरिटी थी, उनमें एक आध्यात्मिकता थी, उनमें एक पवित्रता थी। सभी हम मीराबाई नहीं बन सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आज के जो इस युग में उषा किरण आत्राम जी की जो रचनाएं हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और हमारे लिए मैं सोचती हूँ कि प्रगतिशील चेतना में उषाताई प्रगतिशील चेतना की एक बहुत ही मिसाल कायम कर रही है। और इस तरह उन्हीं विज्ञ साहित्यकारों में एक अग्रगण्य, कर्मठ, समाजसेवी, जन संघर्ष धर्मी हमारे आदरणीय कवित्री उषा किरण आत्राम जी उन बहुमूल्य रत्नों में से एक है। तो आप ये सभी स्वीकार करते हैं कर एक बार करतल ध्वनि से उनका सम्मान किया जाए। अगर देखा जाए तो मूल रूप से कवित्री के रूप में उनकी पहचान है, और इसके अलावा भी उन्होंने नाटक, कथा साहित्य की रचना भी की है। उन्होंने गोंडी, झाड़ी, मराठी और हिंदी भाषाओं में अपनी कलम चलाई है। इन कई भाषाओं के ज्ञाता होने के साथ साथ उनमें असीम ज्ञान कूट कर भरी हुई है। साहित्य में उनका योगदान अतुलनीय है, और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया है। मराठी साहित्य के साथ साथ जो मूल धारा की साहित्य हिंदी है, उनका नाम भी उनमें साहित्य में भी उनका नाम समृद्ध, उन्होंने साहित्य का नाम समृद्ध किया है। उनके अभी तक प्रकाशित प्रमुख रचना मैं ये सब वर्णन नहीं करूंगी। एक झोका अनढाचा, उच्चारण मुझे मराठी, गोंडवाने की महान वीरांगनाएं, लेखनीच्या तलवारी, मोट्यारीन, गोंडवाना में पवित्र भूमि, कचाड़गर, आहेराचा बदला आहेर। इसके अलावा गोंडवाना दर्शन तथा 50% झूठ होता है, ये सबको मालूम है। क्योंकि छोटी छोटी कथाएं होती है गाँव में, उसके आधार पर अब लेखक उसको इमेजिन करके स्टोरी डेवलप करता है, लंबी चौड़ी कर देता है। जैसे रामायण की बात करें तो रामायण के बाद जो बाद में लोग लिखते हैं, आपको राम और सीता के बेडरूम में उन्होंने क्या क्या संवाद किए ये भी लिखते हैं। राम सीरियल में देखते हैं आप। महाभारत देखो आप, उसमें भी वो उनके बेडरूम के सीन्स भी होते हैं। मतलब उसमें क्या संवाद, मैं संवाद क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया किसी साहित्यकार ने लिखा होगा या उन्होंने सच में क्या बोला होगा, ये किसी ने सुना होगा तो लिखा कैसे कैसे लिखा होगा। तो जो साहित्यकार होता है उनका ये दायित्व बनता है कि आगे की हुई घटनाएं और पीछे की हुई घटनाएं इसको मध्य मानकर, उसका मध्य मानकर वो समय क्या बोला होगा ये इमेजिन किया जाए। जहां तक मैं पहले मुर्दल देह को एक एक चीज काटते गए और सीखते गए, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, तो वो मैं ऐसे वो चिड़फाड़ करते रहता हूँ।